बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जो मैं सेशन करवाने वाली हूँ ये है आर्ट्स 2016। आर्ट्स 2016 में जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं उससे आज सॉल्व कराऊंगी। तो और भी वीडियोस मैंने डाले, तब सारा देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए जब तक एग्ज़ाम है आपका। सारा जितना प्रीवियस ईयर है वो सारा सॉल्व करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आइए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 151वां प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल किस साहित्यकार ने कहा। तो इसका आंसर नंबर 2 होगा, राम कुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल और संधि काल, ये 2 काल का है, ठीक है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने कहा है वीर गाथा काल। राहुल संकीर्तन इन्होंने कहा है सिद्ध सामंत काल। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने आदिकाल का है। तो इसका आंसर नंबर 2 सही होगा। 152वां प्रश्न है पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण प्रकाशित करने वाली संस्था का नाम क्या है। तो इस संस्था का नाम नागरी प्रचारिणी सभा है। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 153वां प्रश्न है आदिकालीन हिंदी ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने की थी। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना जो है ये दामोदर शर्मा ने की थी। ये जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये हिंदी का प्रथम व्याकरण माना जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है। और इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। इसका आंसर नंबर 2 सही होगा। 154वां प्रश्न है दो सुखने किस कवि की रचना है। तो दो सुखने अमीर खुसरो की रचना है। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। अमीर खुसरो को पता है हिंदुस्तान की तूती कहा जाता था। आपको कहीं पूछे हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता था तो अमीर खुसरो को। तो ठीक है, 154 का आंसर नंबर 2 सही होगा। 155वां प्रश्न है कबीर परिचय का रचनाकार कौन है। तो कबीर परिचय के रचनाकार जो है आनंददास है। आंसर नंबर 1। 156वां प्रश्न है माधवानल काम कंदला का रचयिता कौन है। तो 156 इस प्रश्न का जो ये रचयिता है, इनके रचयिता है आलम, और इन्होंने 1583 ईस्वी में इसकी रचना की थी। तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा। 157वां प्रश्न है विद्यापति का जन्म किस जनपद में हुआ था। तो विद्यापति का जन्म दरभंगा के विपसी नामक गांव में हुआ था। कितना में 1350 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1450 में। तो इनका ये आंसर नंबर ये 4 सही होगा 157 का। 158 प्रश्न है सूरदास के दृष्टकूट पद किस संग्रह में संकलित है। तो उनके दृष्टकूट जो पद है वो साहित्य लहरी में संकलित है। इसका आंसर नंबर 2 होगा। और साहित्य लहरी की रचना इन्होंने 1550 ईस्वी में की थी, ठीक है। 159वां प्रश्न है कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य निम्न में से किस शैली में है। तो ये जो है मुक्तक काव्य शैली में है और इसकी रचना इन्होंने 1670 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा। 160वां प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक कौन सा है। तो उनका ये अनुदित नाटक जो है दुर्लभ बंधु है और इसकी रचना हुई थी 1880 में। और ये जो नाटक है ये विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका ये हिंदी रूपांतरण है और इसकी रचना 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। तो आंसर नंबर 4 सही होगा। 161वां प्रश्न है भारतेंदु संज्ञक पत्रिका का संपादक कौन है। तो ये भारतेंदु पत्रिका के जो संपादक हैं ये हैं हमारे इसका आंसर कौन सा है, हाँ, राधाचरण गोस्वामी। इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था 1884 ईस्वी में और ये पत्रिका वृंदावन से प्रकाशित होती थी। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। 162वां प्रश्न है घृणा संज्ञक निबंध किस निबंधकार ने लिखा है। तो घृणा जो निबंध है ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध थे वो 2 वर्ग में विभाजित थे, मतलब चिंतामणि भाग 1 भाग 2। उनके सारे जो संग्रह है वो चिंतामणि नाम से प्रकाशित होते थे और एक भाग 1 और भाग 2 करके। तो ये जो घृणा निबंध है ये भाग 1 में संकलित है और भाग 1 की रचना 1939 ईस्वी में हुई थी। तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा। 163वां प्रश्न देख लेते हैं चॉकलेट संज्ञक कहानी किस कहानीकार द्वारा विचरित है। ये जो चॉकलेट है ये रचना है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। तो आंसर नंबर 4 सही होगा। 164वां प्रश्न है अवर का सही विलोम शब्द चयनित कीजिए। तो अवर का सही विलोम शब्द प्रवर होगा। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 165वां प्रश्न है असीम का सही विलोम शब्द चयनित कीजिए। तो असीम का सही विलोम शब्द होगा ससीम। तो आंसर नंबर 4 ये सही होगा।
166वां प्रश्न, भाभी का सही तत्सम शब्द चयनित कीजिए। तो भाभी का सही तत्सम शब्द होगा भातृभार्या। तो आंसर नंबर ये 3 सही होगा। 167वां प्रश्न, महावत का सही तत्सम शब्द क्या है? तो महावत का सही तत्सम शब्द जो है वो होगा महापात्र। तो आंसर नंबर ये 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 168वां प्रश्न, जो विधि की दृष्टि से ठीक हो वाक्य के लिए सही एक शब्द चुनिए। तो जो विधि की दृष्टि से ठीक हो उसके लिए एक शब्द होगा वैध। तो आंसर नंबर 4 ये सही होगा। 159वां प्रश्न है, अलग अलग अवयवों को जोड़ना वाक्य के लिए एक सही शब्द चुनिए। तो इसके लिए जो मतलब अलग अलग वाक्य को जो जोड़े अवयव उसको कहते हैं संश्लेषण। तो यह आंसर नंबर 1 ये सही होगा। 170वां प्रश्न है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार बाज पर आए पानी पर तू पक्षी जनुमान। उपयुक्त दोहे के रचनाकार कौन है? तो इन दोहे के रचनाकार है बिहारी दास। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। और जो इसकी जो रचना की है बिहारी दास ने, मतलब ये बिहारी सतसई से ये पंक्तियाँ ली गई है। ये आंसर नंबर 3 सही होगा। 171वां प्रश्न है, निम्न में से अशब्द शब्द चयनित कीजिए। मतलब जो सबसे अलग है। तो यहाँ पे पहरेदार संतरी पहरुआ, ये तीनों का अर्थ पहरेदार से ही लिया जाता है, मतलब जो पहरा देते हैं। और जो निरीक्षक होता है, तो निरीक्षक का जो होता है कि अर्थ कि निरीक्षण करना, किसी चीज़ की देखरेख करना, तो इसको पहरेदार की कैटेगरी में मतलब उस कोटि में नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 172वां प्रश्न है, चींटी के पर निकलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा नष्ट होने के करीब होना। तो ये आंसर नंबर 4 हमारा सही होगा। अब आइए 173वां प्रश्न देख लेते हैं। बट्टा लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बट्टा लगाना मुहावरे का सही अर्थ होगा कलंक लगाना। मतलब किसी ने मेरे ऊपर मतलब जो मेरे इस एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि मेरे बच्चे ने मेरे ऊपर बट्टा लगा दिया, मतलब मेरे बच्चे ने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया। इस प्रकार कुछ भी अपना वाक्य में इसका प्रयोग करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 1 ये सही होगा, कलंक लगाना। 174वां प्रश्न है, दुराग्रह में कौन सा उपसर्ग है? तो दुराग्रह में जो उपसर्ग है वो है दुर। ये जो सेकेंड वाला है दुर, ये है दुराग्रह में ये उपसर्ग। आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 175वां प्रश्न है, निसंकोच में कौन सा उपसर्ग है? तो निसंकोच में जो उपसर्ग है वो है निस, ये जो प्रथम है। तो आंसर नंबर ये फर्स्ट सही होगा। 176वां प्रश्न है, पथेरा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो पथेरा में जो प्रत्यय है वो एरा प्रत्यय है। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 177वां प्रश्न, प्रत्युपकार में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो प्रत्युपकार में जो संधि है वो यण संधि है। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 178वां प्रश्न है, पदयात्रा में प्रयुक्त समास का चयन करें। तो पदयात्रा में जो प्रयुक्त समास हुई है उसका नाम है तत्पुरुष समास। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। व्यंजन का अर्थ खाद्य पदार्थ है, तो व्यंजन का सही अर्थ क्या है? तो व्यंजन का सही अर्थ जो होगा वो पंखा होगा। आंसर नंबर ये 4 सही होगा। 180वां प्रश्न, इनमें कौन आंचलिक उपन्यास नहीं है? तो आंचलिक उपन्यास मार्कंडेय नहीं है। तो आंसर नंबर 4 सही होगा। तो आज का सेशन मैं यही ख़त्म करती हूँ। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया अभी तक मैंने जितना भी आज का। आज वैसे मैं आप लोग को डीपली अब नहीं बता पाई, जल्दी शॉर्ट में मुझे ख़त्म करना पड़ा क्योंकि मुझे भी बहुत काम रहते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से वीडियो बनाना पड़ता है आपके लिए। सो आप लोग समझेंगे। आप लोग वैसे ये सब छोड़िए, आप लोग अपनी पढ़ाई करिए और जो भी क्वेश्चन बन पड़ता है सारा बनाइए। और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप लोग को तो कमेंट में पूछिए। और आप लोग प्लीज़ लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, मतलब व्यूज़ बहुत जाते हैं लेकिन लाइक बहुत कम रहता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।